यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से गजा में फौरन सीज फायर के ड्राफ्ट के पास होते ही हमास ने इजराइल को एक बार फिर चेताया है और ये वाजे कर दिया है कि जब तक इजराइल गजा में मुकम्मल सीज फायर अमल में नहीं लाएगा तब तक उसके साथ कोई डील मुमकिन नहीं है। हमास ने साफ कर दिया है कि वो अपनी बात पर कायम है और कायम रहेगा। हमास के इस ऐलान के बाद नेतन्याहू की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि वो जल्द से जल्द इस डील को हमास के साथ अमल में लाना चाहता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक हमास ने पीर रात कतर, मिस्र और अमेरिका को आगाह करके ये वाजे कर दिया है कि आर्जी जंगबंदी, गजा से इजरायली फौजियों की वापसी, बेघर फिलिस्तीनियों की गजा में वापसी वाली अपनी बात पर कायम है और रहेगा। हमास ने बरोज पीर को एक बयान में दावा किया है कि इजराइल ने हमारे लोगों और हमास की किसी भी बुनियादी मांग का जवाब नहीं दिया। एक मुकम्मल जंगबंदी, गजा पट्टी से इजरायली फौजियों की वापसी, बेघर फिलिस्तीनियों की गजा में वापसी और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई। हमास का ये बयान वाजे करता है कि वो इजराइल के साथ किसी तरह की डील करने को तैयार नहीं है जब तक कि उसकी मांगें पूरी ना हो। दूसरी तरफ हमास के इस ऐलान के बाद इजराइल में हॉस्टेजेस के परिवार और शहरियों की तरफ से एहतजाज शुरू हो चुका है। बीती रात तेल अवीव में हॉस्टेजेस के परिवार और इजरायलियों की तरफ से नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। नेतन्याहू की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ हमास ने डील करने से इनकार कर दिया, दूसरी तरफ अमेरिका ने भी उसका साथ छोड़ दिया है और इजरायलियों का उनके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट और ये इल्जाम कि नेतन्याहू हॉस्टेजेस को हमास की कैद से रिहा करने में नाकाम रहे। ये तमाम बातें नेतन्याहू की मुश्किलों में इजाफा तो कर रही हैं, इसके अलावा वो अपने ही वॉर कैबिनेट की डील ना होने की वजह से नाराजगी झेल रहे हैं। लेकिन इस वक्त नेतन्याहू की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है दुनिया का उसके खिलाफ हो जाना। नेतन्याहू की जिद को तोड़ने के लिए अब यूनाइटेड किंगडम उसके खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने वाला है। कनाडा के बाद अब यूके भी इजराइल को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें, द गार्जियन न्यूज वेबसाइट के मुताबिक यूके हुकूमत पर इजराइल पर हथियारों की फरोख्त को लेकर वहां की पार्लियामेंट की तरफ से जबरदस्त दबाव बढ़ रहा है। यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमेरॉन को 130 से ज्यादा सांसदों ने खत लिखा जिसमें इजराइल के खिलाफ दूसरे ममालिक की कार्रवाइयों पर रोशनी डाली गई है, जिसमें कनाडा का भी जिक्र किया गया है, जिसने हाल ही में गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि वो इजराइल को तमाम हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी लगाता है। सांसदों के जरिए लिखे गए इस खत में तर्क दिया गया है कि इजराइल को ब्रिटेन के हथियारों के एक्सपोर्ट्स के लिए मामूल के मुताबिक कारोबार पूरी तरह से नाकाबिल कबूल है। खत में कहा गया है कि गजा में ब्रिटेन के जरिए बनाए गए हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में यूएन की तहकीक में पाया गया है कि ब्रिटेन के हिस्सों से बना F-16 लड़ाकू जेट शायद गजा में ब्रिटिश डॉक्टरों पर बमबारी के लिए जिम्मेदार था। यूके हुकूमत ने यह फैसला गुज़िश्ता रोज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गजा जंगबंदी की तजवीज़ के पास होने के बाद लिया है, क्योंकि इजराइल ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पास हुई तजवीज़ को नजरअंदाज कर दिया है। आपको बता दें कि कैमरॉन ने हाल के हफ्तों में इजराइल की मजम्मत तेज कर दी है, लेकिन वुज़रा का कहना है कि हथियारों की बिक्री पर फैसला एक पेचीदा कानूनी फैसला है जो शहरी हताहतों को कम करने के लिए इजराइल की तरफ से की गई कोशिशों समेत कई फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। वहीं ऑक्सफैम, सेव द चिल्ड्रन, क्रिश्चियन एड, एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड इस्लामिक रिलीफ समेत कई बड़ी ह्यूमन राइट्स और इमदादी ऑर्गेनाइजेशंस की बढ़ती हुई तादाद ने भी इजराइल को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदियां लगाने की अपील की है। इसके अलावा कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने भी इजराइल को आड़े हाथों लेते हुए चेताया है कि वो इजराइल के साथ तमाम सिफारती ताल्लुकात को खत्म कर देगा अगर इजराइल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को अमल में नहीं लाएगा जो गजा में फौरन जंगबंदी की बात करता है। कोलंबिया प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो ने एक्स पर इजराइल के खिलाफ लाए गए रेजोल्यूशन पर खुशी का इजहार करते हुए ये चेतावनी दी। नेतन्याहू की परेशानी में इस वक्त इजाफा हर तरफ से होता जा रहा है और शायद अब इजराइल का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अमेरिका के किनारा करने के बाद इजराइल का साथ अब वो देश भी छोड़ रहे हैं जिन्होंने जंग के आगाज में उसका लंबे वक्त तक साथ दिया, जैसे यूके, जर्मनी और फ्रांस। अब आगे देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या इजराइल अपनी हार का ऐलान करके गजा में अपनी फौजी और हवाई कार्रवाई रोक देगा या किसी की बात ना सुनकर इस कार्रवाई को जारी रखेगा। मशहूर कॉमेडियन और बिग बॉस 17 विनर मुनव्वर फारूकी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल बीते मंगल की देर रात मुंबई पुलिस ने मुनव्वर को हिरासत में ले लिया है। ये मामला मुंबई के फोर्ट इलाके का है, जहां बीती रात पुलिस ने हुक्का बार में छापेमारी की थी, जिसमें पुलिस ने मुनव्वर समेत 13 लोगों को पकड़ा। बता दें कि उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने नोटिस देकर मुनव्वर फारूकी समेत सभी लोगों को जाने दिया। फिलहाल एमआरए पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की तहकीक की जा रही है। बता दें, पुलिस ने साउथ मुंबई के हुक्का बार में ये बड़ी कार्रवाई की थी, क्योंकि महाराष्ट्र में हुक्का पार्लर पर बैन है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी हुक्का पार्लर धड़कल्ले से चलते हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस को इत्तला मिली थी कि होटल में तंबाकू प्रोडक्ट्स के साथ साथ हुक्का पार्लर चलाया जा रहा है। इस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेने जा रहा है। सऊदी अरब की तरफ से रूमी अल कहतानी इस मुकाबले में हिस्सा लेंगी।
अलका हतानी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसका ऐलान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें साझा करते हुए अलका हतानी ने लिखा कि 2024 के मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेना मेरे लिए फख्र की बात है। अखबार खलीज टाइम्स की माने तो पेशे से मॉडल अलका हतानी सऊदी अरब में जाना माना नाम है। इससे पहले भी वो इस तरह के मुकाबलों में शामिल हो चुकी हैं। अलका हतानी के सोशल मीडिया में अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। बता दें कि मिस यूनिवर्स 2024 सितंबर के महीने में मैक्सिको में होगा। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने लोकसभा इंतखाबात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जामिया के कई कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। ये फैसला लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि इससे परीक्षा देने वाले तलबा को सहूलियत होगी। इस साल जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से 25 अप्रैल से 21 मई के बीच एंट्रेंस एग्जाम कराने का ऐलान किया गया था। इसके लिए 15 अप्रैल से एडमिट कार्ड जारी किए जाने थे। अब जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से 26 मार्च को बयान जारी कर कहा गया है कि लोकसभा इंतखाबात के चलते एंट्रेंस एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। बता दें कि यूनिवर्सिटी में पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने लोकसभा इंतखाबात के बाद एंट्रेंस एग्जाम करवाने का फैसला किया है। अब 9, 10 और 11 जून को एंट्रेंस एग्जाम करवाए जाएंगे। अलग अलग कोर्स के एग्जाम का वक्त अलग रखा गया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में वजीर आला अरविंद केजरीवाल ईडी हिरासत में है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल सीएम का ओहदा नहीं छोड़ेंगे और जेल से ही हुकूमत चलाएंगे। इस बीच अरविंद केजरीवाल की बीवी सुनीता केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। जब से दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तभी से इसकी चर्चाएं न सिर्फ भारत बल्कि बाहरी मुल्कों में भी हो रही है। पहले जर्मनी ने इस मामले पर नजर बनाए रखने की बात कही थी। वहीं बीते दिनों अमेरिकी गैर मुल्की वजारत ने भी कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी रिपोर्ट पर वो करीबी नजर रख रहा है। वहीं अमेरिका के इन बयानों पर नाराजगी जताते हुए गैर मुल्की वजारत ने अमेरिका डिलोमेट ग्लोरिया बर्बेनिया को तलब किया था। अमेरिका के गैर मुल्की निजाम के अहलकार के बयानों पर सख्त एतराज जताते हुए भारतीय गैर मुल्की वजारत ने एक नोटिस जारी किया था। वजारत ने कहा था कि हम भारत में कानूनी कार्रवाई को लेकर अमेरिकी के गैर मुल्की वजारत के अहलकार के बयानों पर सख्त एतराज जताते हैं। डिप्लोमेसी में मुल्कों से उम्मीद की जाती है कि वो दूसरों के अंदरूनी मामलों की इज्जत करे। भारत की कानूनी निजाम आजादी के उसूलों पर कायम है, जो सबके लिए एक जैसा है, और इस पर एतराज करना सही नहीं है। अकाली दल ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद की अफवाहों से इनकार कर दिया है। ऐसे इम्कान थे कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी और अकाली दल साथ आ सकते हैं। 2020 में हुए किसानों के एहतजाज के बाद बीजेपी और अकाली दल अलग हो गए थे। अकाली दल के लीडरान ने दावा किया है कि दोनों पार्टियों का अपना अपना नजरिया है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए ये फैसला लिया गया। 2020 में अकाली दल और बीजेपी इत्तेहाद में टूट के बाद दोनों के बीच में दूरियां लगातार बढ़ी हैं। अकाली दल और बीजेपी पंजाब में लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। न सिर्फ दोनों पार्टियों का वोट शेयर कम हो रहा है, बल्कि लीडरान भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इस बार भी लोकसभा इंतखाबात में पंजाब में आप और कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टियां हैं। कई अकाली लीडरान का मानना है कि बीजेपी की रहबरी वाला एनडीए इत्तेहाद सिर्फ 400 सीटों के अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए उनकी पार्टी और वोट बैंक का सहारा लेना चाहती है। अकाली लीडरान को यह भी डर है कि अगर लोकसभा की कवायद कामयाब रही तो बीजेपी 2027 के असेंबली इंतखाबात में ज्यादा सीटों की मांग करेगी। लोकसभा इंतखाबात 2024 के पहले फेज की वोटिंग के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां एक के बाद एक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। हाल ही में बीजेपी और कांग्रेस समेत पार्टियों ने उम्मीदवारों की 6 लिस्ट जारी की थी। वहीं अब शिवसेना यूबीटी ने भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें 16 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में पार्टी में बंटवारे के बाद उद्धव ठाकरे के साथ रहने वाले मौजूदा पार्लिमानी मेंबर इंतखाब लड़ेंगे और नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। पार्टी ने ईडी जांच के दौर में फंसे ठाकरे गुट के शीलदार अमोल कीर्तिकर की उम्मीदवारी का भी ऐलान किया है, जबकि उम्मीदवारों के ऐलान से पहले ही कीर्तिकर को ईडी ने तलब किया। ईडी ने कोविड खिचड़ी घोटाले से जुड़े मामले में शिवसेना यूबीटी लीडर अमोल कीर्तिकर को समन जारी किया है। वहीं इसके अलावा ऐलान की गई सीटों में कई सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन इन पर उद्धव की शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ आया है। वंचित बहुजन अघाड़ी लीडर प्रकाश अंबेडकर ने सीधे तौर पर मराठा रिजर्वेशन मुहिम की रहबरी करने वाले मनोज जारांगे के साथ नया इत्तेहाद बना लिया है।
प्रकाश अंबेडकर ने हाल ही में मनोज जारंगे से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद प्रकाश अंबेडकर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नए इतिहाद का ऐलान किया। इसी के साथ प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र के अपोजिशन इतिहाद एमवीए से नाता तोड़ लिया है। प्रकाश अंबेडकर ने ओबीसी फेडरेशन और मराठा समाज जैसी कम्युनिटी से मबनी तंजीमों से हाथ मिलाया है। अंबेडकर ने इल्जाम लगाया कि एमवीए इतिहाद में मनोज जारंगे पाटिल फैक्टर पर सोचने के लिए तैयार नहीं है। एमवीए अपनी परिवारवादी सियासत की हिफाजत के लिए वीबीए का इस्तेमाल करना चाहता था। वंचित बहुजन अघाड़ी को लोकसभा इंतखाबात के लिए महाराष्ट्र से अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। इससे पहले उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना यूबीटी ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए बुध को 16 उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले मरहले का इंतखाब 19 अप्रैल को होगा। 4 जून को वोटों की काउंटिंग की जाएगी। लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी मुश्किलों में नजर आ रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2024 से 2021 के बीच हुए 523.87 करोड़ रुपए के बेहिसाब लेन देन को लेकर पार्टी पर कार्रवाई कर सकती है। बता दें कि साल 2019 में आईटी डिपार्टमेंट की रेड में 523.87 करोड़ की बेहिसाब लेन देन का पता चला था, जिसके बाद कांग्रेस पर कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई थी। बीते दिनों आईटी डिपार्टमेंट ने एक अलग मामले में कांग्रेस के खातों से 135 करोड़ की बकाया रकम निकाली थी, जिसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में अर्जी दाखिल की थी। ताहम कांग्रेस अपनी अपील हार गई थी। कांग्रेस लीडर विवेक तनखा ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले पार्टी को माली तौर से कमजोर किया जा रहा है। नए तरीकों से पार्टी से वसूली की जा रही है। पार्टी से मोटी वसूली के लिए बकाया रकम के ऊपर इंटरेस्ट और जुर्माना दोनों लगाया गया है, जबकि पार्टी से चुकाने की हालत में नहीं है। वहीं इंतखाबात से ठीक पहले 135 करोड़ की वसूली से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर से अफ्स्पा को वापस लेने पर बातचीत करेगी। शाह ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि हुकूमत का मंसूबा केंद्र शासित प्रदेश में फौजियों को वापस बुलाने और कानूनी निजाम को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की है। अमित शाह ने कहा, हमारा इरादा फौजियों को वापस बुलाने और कानूनी निजाम को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले करने का है। पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर यकीन नहीं किया जाता था, लेकिन आज वो मुहिम की रहबरी कर रहे हैं। आफ्स्पा पर वजीर दाखिला ने कहा कि हम आफ्स्पा हटाने के बारे में सोचेंगे। आफ्स्पा मुल्क के तनाज़ा याफ्ता इलाकों में फौज और पैरामिलिट्री के एहलकारों को कानूनी निजाम बनाए रखने के लिए तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोली चलाने जैसे कई हुकूक देता है। शाह ने पहले कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के सूबों में 70% इलाकों में आफ्स्पा हटा दिया गया है, ताहम ये जम्मू कश्मीर में लागू है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के सूबों के अलग अलग अंजुमन और लोगों ने आफ्स्पा को हटाने की मांग की है। अमेरिका के बाल्टीमोर में एक जहाज की टक्कर से बड़ा पुल ढह गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहकर पानी में गिर जाने से 6 लोगों के मरने का खदशा जताया जा रहा है। साथ ही अफसरान ने ये मानते हुए रेस्क्यू बंद कर दिया है कि लापता लोगों की टक्कर में मौत हो गई है। कंटेनर जहाज डाली को भारतीयों के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था, जो कि फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकरा गया। जहाज में मौजूद सभी 22 मेंबर महफूज हैं। वहीं पुल पर मरम्मत करने वाले 6 लोग लापता हैं, जो तामीरी निज़ाम का हिस्सा थे और आधी रात के आसपास पुल ढहने पर गड्ढों की मरम्मत के काम में लगे थे। अमेरिका में भारतीय एम्बेसी ने हादसे पर दुख जताया और एक हेल्पलाइन जारी की। एम्बेसी ने एक्स पर लिखा कि बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज पर हुए हादसे से मुतासिर सभी लोगों के लिए हमारी हमदर्दी है और भारतीयों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन बनाई गई है। बड़ाए मेहरबानी हमसे राब्ता करें। जब जहाज पुल से टकराया तो कई गाड़ियां और 20 लोग पटास्को नदी में गिर गए। वीडियो में कंटेनर जहाज पुल से टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर FBI और अमेरिकी एजेंसियों ने किसी भी आतंकी साजिश होने से इनकार किया है। लोकसभा इंतखाबात 2024 से पहले कांग्रेस को पंजाब में बड़ा झटका लगा है। लुधियाना से पार्लिमानी मेंबर रवनीत सिंह बिट्टू मंगल को बीजेपी में शामिल हो गई। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की जमकर तारीफ की। लुधियाना पार्लिमानी मेंबर ने पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें पंजाब से बहुत लगाव है। उन्होंने कहा, पिछले 10 सालों में मैंने देखा है कि पीएम मोदी और अमित शाह को पंजाब से बहुत प्यार है। वो पंजाब के लिए बहुत सारे काम करना चाहते हैं। जब भी मैंने पंजाब के मुद्दे उठाए, पीएम मोदी और वजीर दाखिला ने इसे हमेशा मुस्बत तौर से लिया। हम पंजाब को आगे ले जाना चाहते हैं। जब मुल्क को फायदा हो रहा है तो पंजाब को पीछे क्यों रखा जाए। 3 बार के पार्लिमानी मेंबर रवनीत सिंह का सियासी कद का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि वो जैसे ही पार्टी में शामिल हुए, बीजेपी ने पंजाब में अकेले इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।